हेलो स्टूडेंट्स। आप सब ये जानते होंगे कि कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आपके सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस जैसे कि एसबीआई पीओ, आईबीपीएस मेंस, एसएससी सीजीएल, रेलवेज, इनफैक्ट आपके सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स में एक कितना इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग सेक्शन होता है। अगर आपका कमांड कॉम्प्रिहेंशंस पे या वोकेबलरी में अच्छा है, इफ़ यू थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग एरिया, तो आप इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। लेकिन फॉर सम रीज़न, either due to lack of practice or due to in general weaker English vocabulary, अगर आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक चैलेंज बन जाता है तो आप जानते हैं कि कितना स्ट्रेस एग्जाम्स में आपको इसकी वजह से होता है और कितने इंपॉर्टेंट मार्क्स आप लूज करते हैं इन दी एंड। तो इसलिए आज मैं आपसे एक डिफरेंट अप्रोच डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसको कि मैं कहती हूँ रिवर्स अप्रोच। इसको यूज़ करने से और रिपीटेड प्रैक्टिस करने से आई कैन अश्योर यू स्टूडेंट्स कि ना कि सिर्फ आपका कमांड इंप्रूव हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशंस पे, इनफैक्ट आपको ये एक काफ़ी इजी और एक अपना स्ट्रेंथ फैक्टर आपका ये एक बन जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले आई वॉन्ट टू आस्क यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कॉम्प्रिहेंशन? आप कॉम्प्रिहेंशन वर्ड से क्या समझते हैं? क्विकली मैं आपको बताती हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हमारा मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझ पाना उसको पढ़ने के बाद। कॉम्प्रिहेंशन सिंपली मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग। इसलिए जब भी हमसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच वी कैन ऑल्सो से आर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, तो उसका मेन उद्देश्य जो होता है एग्जाम का, द मेन एम ऑफ द एग्जाम इज टू टेस्ट योर कमांड ओवर लैंग्वेज, कि आप कितनी सक्सेसफुली इंग्लिश लैंग्वेज को समझ लेते हैं और कितनी स्ट्रॉन्ग आपका वोकेबलरी है इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से इनको सॉल्व करते हैं आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को, तो दिस कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट कैन ऑल्सो बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आप सोच रहे होंगे व्हाट डू आई मीन बाय द ट्रेडिशनल मेथड और द ट्रेडिशनल अप्रोच? स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल अप्रोच एक वो अप्रोच है जो हमने स्कूल लेवल से ही लर्न की होती है एंड राइट अप टू कॉलेज लेवल एंड राइट अप टू आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल हम उसी अप्रोच को यूज़ करते चले आते हैं, और इस वजह से बहुत ज़्यादा समय हमारा वेस्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शंस के ऊपर। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग यूजुअली पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, और उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर डूइंग दिस ही हम अपने क्वेश्चन सेक्शंस की तरफ प्रोसीड करके देखते हैं कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम अस। लेकिन एक बिगेस्ट ड्रॉबैक इस मेथड का ये होता है स्टूडेंट्स, दैट बाय द टाइम यू रीच योर क्वेश्चन आंसर सेक्शन, आप भूल जाते हैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो आपने पैसेज को पढ़ने के बाद रजिस्टर करी होती है। दिस इज सिंपल बिकॉज कोई भी नया अनसीन पैसेज पढ़ने के बाद एट वन शॉट मैं ये याद नहीं रख सकती, कोई भी हम में से ये याद नहीं रख सकता कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट नेम्स, आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस कौन से थे, क्या थे, किस ऑर्डर में हुए थे, ये रिमेंबर करना हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं होता। यहाँ पे हमारी जो रिवर्स अप्रोच होती है वो काम करती है बहुत इफेक्टिवली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिवर्स अप्रोच आप पहले पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे। यू विल नॉट स्टार्ट बाय रीडिंग द फुल पैसेज कम्प्लीटली। यहाँ आप पहले क्वेश्चन आंसर सेक्शन को आके अच्छे से स्कैन कर लेंगे कि आपसे क्या क्या पूछा गया है, वॉट एग्जैक्टली हैज़ बीन आस्क्ड टू यू। आप सिर्फ अपने पैसेज की फर्स्ट 2 या 3 लाइन्स पढ़ेंगे और वहीं स्टॉप करेंगे। फर्स्ट 2-3 लाइन्स पढ़ने से हमें ये क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज द टॉपिक अंडर डिस्कशन, ऑथर हमसे एग्जैक्टली किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये समझने के बाद हम स्ट्रेट जाके अपने क्वेश्चंस को देखेंगे वन बाय वन, इंक्लूडिंग आवर ऑप्शंस। फर्स्ट आई विल रीड द क्वेश्चन, देन आई विल रीड द ऑप्शंस। इससे कहीं ना कहीं इन माई माइंड ये रजिस्टर हो गया है कि क्या हमसे पूछा गया है और कौन कौन से ऑप्शंस में हमारा आंसर छुपा हुआ है। वंस वी फिनिश डूइंग दिस, ओनली देन हम वापस अपने पैसेज में जाएंगे। और स्टूडेंट्स, जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टिप कि अंडरलाइन हम क्यों करते हैं किसी भी पैसेज को पढ़ते समय या कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को रीड करते समय। अंडरलाइनिंग या हाईलाइटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को एक क्लियर मार्कआउट करते हैं तो वो हमारे ब्रेन में बहुत अच्छे से रजिस्टर हो जाती है एंड लेटर वी कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैक ऑफ आवर माइंड, और वो हमें बहुत हेल्प होती है याद रखने में। सिमिलरली, जब हम रिवर्स अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं एंड वी स्टार्ट रीडिंग आवर क्वेश्चंस वन बाय वन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इनको अंडरलाइन करने के बाद जब हम अपने पैसेज को पढ़ने जाते हैं तो हम ये सारे कीवर्ड्स पैसेज में लोकेट करके साथ साथ अंडरलाइन करते चले जाएंगे।
इससे हम इमिडिएटली लोकेट कर पाते हैं कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस लाइन में मिल गया, और इस क्वेश्चन में जो भी पूछा है वो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमें उसका आंसर मिल जाएगा. सो दिस इज़ वन बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ योर रिवर्स अप्रोच कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम पूरे पैसेज को स्कैन करने में, आप ये जल्दी से समझ जाते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ में आपको फोकस करना है और कौन कौन से पैसेज के एरियाज़ बहुत ज़्यादा रिलेवेंट आपके लिए नहीं है. गिवन दिस, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, और ये बहुत एक नोट डाउन करने वाला एक इन्फॉर्मेशन भी है, इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन, कि जो आपके किसी भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो स्टूडेंट्स जनरली 3 टाइप के ही होते हैं. दे आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स. सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट टाइप के बारे में, जो है आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. इनको हम फैक्चुअल क्वेश्चंस और कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस? इनसे हमारा मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जहां आंसर्स डायरेक्टली पैसेजेस में से ही हमें मिल जाते हैं. इनफैक्ट क्वेश्चंस में ही कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं जिनको अगर आप पैसेज में लोकेट करोगे, पैसेज में जिनको आप फाइंड आउट करोगे, तो देखते ही आपको आपका आंसर इमीडिएटली मिल जाएगा. ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और जनरली हमसे पूछा जाता है कि पैसेज में व्हाट फैक्ट इज बीइंग गिवन, वाई इज दिस फैक्ट बीइंग गिवन, ये चीज़ कब हुई थी, सो एंड सो इवेंट हैपेंड एट व्हाट टाइम, इन व्हाट ईयर, व्हाट वाज द नेम ऑफ सच एंड सच कैरेक्टर. आप इमीडिएटली पढ़ के पैसेज में से लाइन को लेके क्वेश्चन का आंसर फॉलो कर सकते हैं. सो दिस इज योर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन. दीज आर वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड दे आर वेरी स्कोरिंग ऑल्सो, क्योंकि आंसर आपके सामने ही होता है. एज सून एज यू सी द पैसेज यू नो द आंसर. देन सेकेंड टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं हमारे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस. वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जहां आपको कोई भी एक वर्ड दे दिया जाएगा. यू विल बी गिवन वन पर्टिकुलर वर्ड एंड यू विल बी गिवन फ्यू ऑप्शंस ऑफ दैट वर्ड, कि इस वर्ड का मीनिंग क्या क्या हो सकता है इन गिवन ऑप्शंस में से. आपको करेक्ट आंसर चूज करके उसको आंसर करना होता है. वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स यूजुअली 2 तरह की बातें होती हैं. या तो आपसे मीनिंग पूछा जाएगा किसी भी गिवन वर्ड का, या आपसे ऑपोजिट पूछा जाएगा उस वर्ड का, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गिवन वर्ड मीनिंग्स में आपको कई पेयर्स दिए होंगे, मे बी 4 और 5 पेयर्स, जिनमें वर्ड मीनिंग्स के मैचेस होंगे और आपको पॉइंट आउट करना है कि कौन सा वर्ड उसके मीनिंग के साथ मैच नहीं करता या कौन सा वर्ड अपने ऑपोजिट के साथ मैच नहीं करता. ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या आस्क किया गया है आपसे. वोकैबुलरी क्वेश्चंस की खासियत ये भी है कि या तो आपको वोकैबुलरी सेक्शन में से वर्ड्स आते होंगे ऑलरेडी, या आपको वर्ड्स नहीं आते होंगे. तो इस केस में 2 चीज़ें हैं स्टूडेंट्स. वन थिंग इज कि इफ़ यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड विच इज़ बीइंग आस्क्ड टू यू, आप डायरेक्टली उसको आंसर कर सकते हैं जाके. यू कैन आंसर द मीनिंग और द ऑपोजिट और वट एवर हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम यू. आपको उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ऑब्वियसली. लेकिन हम में से जिनको वर्ड मीनिंग्स नहीं कॉन्फिडेंस से आते होंगे पैसेज बेस्ड, तो उनके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी यहाँ बताना चाहूँगी आपको. आपको अगर कोई भी वर्ड पूछा गया है तो आप उस वर्ड को पैसेज में सबसे पहले ढूंढ के अंडरलाइन कर लें. वंस यू अंडरलाइन दैट वर्ड इन द पैसेज, आप उसका मतलब पैसेज के हिसाब से भी समझ सकते हैं, एज इन कि वो वर्ड पैसेज में किस तरह से यूज़ किया गया है. इसको समझने के लिए आपको उस वर्ड के पहली वाली लाइन और उस वर्ड के बाद वाली लाइन, मीन्स द लाइन बिफोर दैट वर्ड एंड द लाइन आफ्टर दैट वर्ड पे बहुत ध्यान से फोकस करना है. जब आप उसके पहले और बाद वाली लाइन को केयरफुली रीड करेंगे तो आपको वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ऑथर ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया है, एंड देन यू कैन ईजिली गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो कि आपका यूजुअली करेक्ट होता है क्योंकि आप पैसेज के हिसाब से वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं. सो दिस इज हाउ वी जनरली सॉल्व आवर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस. देन एक थर्ड टाइप के आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस. नाउ स्टूडेंट्स, ये आपके सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे बेस्ड जो पूछा गया है आपसे. जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट टफ क्वेश्चंस, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मुश्किल इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में ही आती है. इसका रीज़न ये होता है कि इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स डायरेक्टली पैसेज से नहीं पूछे जाते हैं. Here the answers will not be direct from the passage. You cannot find them out by underlining a few lines or by underlining a few keywords.
इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब वो क्वेश्चंस हैं जिसके लिए कि आपको पैसेज का पूरा मतलब समझ में आना ही चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम ऑफ द फुल पैसेज बिफोर यू कैन आंसर योर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस. नाउ स्टूडेंट्स, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस जनरली आपके 4 टाइप के ही बनते हैं. सो टाइप नंबर 1 विल बी व्हाट कैन यू डिड्यूस फ्रॉम द पैसेज. आप पैसेज से क्या इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर सकते हैं. तो ये जो डिड्यूस वर्ड होता है ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है हमारे इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस में, और इसका मतलब होता है कि आप क्या समझते हैं पैसेज की इंफॉर्मेशन से. तो जो भी आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं उनको केयरफुली रीड करके पैसेज का मतलब समझते हुए आपको करेक्ट आंसर देना होता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपने ये डिड्यूस किया है या आपने ये समझा है. नेक्स्ट आपका होता है टोन ऑफ द ऑथर. अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑथर की टोन क्या होती है. तो स्टूडेंट्स, टोन सिंपली का मतलब होता है कि ऑथर का व्यू पॉइंट क्या है द टॉपिक ऑफ डिस्कशन के बारे में. क्या ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है या ये न्यूट्रल है, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. तो आपको ये बताना होता है कि पैसेज का या ऑथर का टोन क्या है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. थर्ड आपका जो सबसे एक कॉमन टाइप का इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है वो आपका होता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, और व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, और व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द पैसेज, या ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज द समरी ऑफ द पैसेज. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बेसिकली ये बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन पैसेज के बारे में सबसे सही समरी बता रहा है. विच ऑप्शन टेल्स यू द मोस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पैसेज. पैसेज का सार क्या है, पैसेज का एक जो निचोड़ होता है आपका, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द होल पैसेज, ये आपसे इसमें पूछा जाता है. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्लीज सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज. आपको 4 या 5 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको चूज करना है कि अगर आपको टाइटल प्रोवाइड करना होगा एक गिवन पैसेज का तो वो कौन सा हो सकता है, विच इज द मोस्ट रेलिवेंट टाइटल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. इसको चुनने के लिए भी स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत थरो होनी चाहिए. जब आप पैसेज के कंटेंट को, पैसेज का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको अच्छे से समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ हमसे किस बारे में बात की गई है, व्हाट हैव वी अंडरस्टूड फ्रॉम द सो एंड सो पैसेज, तो ही आप इस क्वेश्चन का एक आंसर दे सकेंगे, क्योंकि तभी आप बता पाएंगे कि हाँ अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द राइट टाइटल ऑफ द पैसेज दैट यू हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग. तो स्टूडेंट्स, ये होते हैं आपके एक बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और मैं आपको जल्दी से हर टाइप ऑफ क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि कैसे एक टाइप ऑफ क्वेश्चन दूसरे टाइप से डिफरेंट होता है और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पूछा हुआ क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन है. क्या ये पैसेज बेस्ड है, या ये वोकैबुलरी बेस्ड है, या ये आपका इन्फरेंस बेस्ड है. तो आप जल्दी से एक बार अपनी स्क्रीन पे फोकस कर लीजिए एंड लेट अस सी द एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ आवर क्वेश्चन विच इज योर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन. तो यहाँ आपको एक सैम्पल पैसेज की 3 लाइंस दी गई हैं जिनको हम रीड करेंगे और तब हम अटेम्प्ट करेंगे अपना पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. तो स्टूडेंट्स, बिफोर बिगिनिंग लेट मी क्विकली रिमाइंड यू कि हम यहाँ पे रिवर्स अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी डिस्कस की थी, जहाँ पे हम पहले क्वेश्चंस एनालाइज करते हैं और बाद में पैसेज पढ़ते हैं. तो लेट्स यूज द रिवर्स अप्रोच हियर और देखते हैं कितना आप कामयाब होते हैं क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने में गिवन योर रिवर्स अप्रोच. तो लेट्स बिगिन. यहाँ आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज अ स्कूल अकॉर्डिंग टू द पैसेज. पैसेज के हिसाब से व्हाट इज अ स्कूल. तो सबसे पहले आप अपने कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है. व्हाट इज अ स्कूल अकॉर्डिंग टू द पैसेज. एक बार आप अपने ऑप्शंस आप एनालाइज कर लीजिए प्रॉपरली. ऑप्शन नंबर 1 इज एन एवेन्यू ऑफ सोशलाइजेशन. ऑप्शन नंबर 2 इज अ प्लेस ऑफ ग्रोथ. And option number 3 is a temple of learning. Now students, after we have underlined the keywords, what is a school according to the passage, और हमने options भी देख लिए हैं. Now let's use the reverse approach right here. Let's go back to the passage और इसका आंसर हम निकालेंगे. तो please read the 3 lines of the passage with me. School is the first avenue of socializing for a child. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज अ स्कूल, और आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में ही आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का जवाब मिल गया है. यू फाउंड द आंसर. आप प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए. कीवर्ड्स आर राइट हियर. स्कूल इज द फर्स्ट एवेन्यू ऑफ सोशलाइजेशन फॉर अ चाइल्ड. आप जानते हैं कि दिस वॉज योर ऑप्शन नंबर 1, एवेन्यू ऑफ सोशलाइजेशन, तो आप इसको टिक कर सकते हैं.
ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि कैसे रिवर्स अप्रोच यूज करने की वजह से इट वॉज सो ईजी फॉर मी टू फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अदरवाइज मैं पहले पूरा पैसेज के सैम्पल लाइन्स को रीड करती, उसके बाद उसका मतलब समझती और देन मैं अपने क्वेश्चन पे आती, ऑप्शंस पढ़ती, एंड आई वुड हैव वेस्टेड अ फेयर अमाउंट ऑफ माई टाइम ऑन सॉल्विंग वन सिंपल पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो आपके लिए होता है, जिसका सबसे ज़्यादा आपको टेंशन रहता है, वो होता है आपका टाइम। हाउ टू डू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। तो उसके लिए रिवर्स अप्रोच से अच्छा कोई भी सोल्यूशन नहीं है व्हेन इट कम्स टू योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। इसलिए लेट अस ऑल्सो सी योर सेकेंड टाइप ऑफ एग्जाम्पल क्वेश्चन विच इज़ योर वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए पैसेज की 3 लाइन्स हम देखते हैं और उसके बाद देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। सो दीज आर द 3 लाइन्स ऑफ द पैसेज। तो चलिए यूज़ करते हैं अपना रिवर्स अप्रोच और सबसे पहले जाते हैं क्वेश्चन की तरफ एंड लेट्स सी हमसे क्या पूछा गया है। What is the meaning of the word foundation in the passage? This is a typical vocabulary question. आपसे वर्ड का मीनिंग पूछा गया है, तो प्लीज़ आप अपने वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, विच इज़ द की वर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। फाउंडेशन का मीनिंग आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। प्लीज सी योर ऑप्शन स्टूडेंट्स। 1 गैप, B क्वालिटी, 3 बेस, 4 सक्सेस। एज डिस्कस्ड अर्लियर, अगर आपको फाउंडेशन का मतलब पता है, कॉन्फिडेंटली पता है, तो आप 4 ऑप्शंस में से करेक्ट मीनिंग को टिक कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन मान के चलते हैं हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फाउंडेशन। तो उनके लिए लेट अस यूज द टिप्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर इन दिस ट्यूटोरियल, और हम चल के फाउंडेशन का मतलब पैसेज में से निकालेंगे by reading the first line of the word, the line before the word and the line after the word। तो चलिए सबसे पहले आप फाउंडेशन वर्ड को पैसेज में ढूंढ के अंडरलाइन कर लीजिए। Let's go to the passage and please read with me students। Education forms the foundation of any society। As you can see, फाउंडेशन वर्ड हमारा इस लाइन में है, we will underline this word, और अब हम इसका मतलब समझेंगे according to our passage। एजुकेशन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ एनी सोसाइटी। आप देख सकते हैं फाउंडेशन के पहले के वर्ड्स को एक बार एनालाइज करके, एजुकेशन फॉर्म्स द फाउंडेशन, और बाद के वर्ड अंडरस्टैंड करके ऑफ एनी सोसाइटी। यहाँ इस सेंटेंस में फाउंडेशन वर्ड को बार बार रीड करने से हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं फाउंडेशन की किसी ना किसी बेस की, किसी ना किसी आपके एक सेंट्रल थीम की, किसी ना किसी आपके एक बैकग्राउंड की, एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ वो डिनोट कर रहे हैं बाय यूजिंग द वर्ड फाउंडेशन। तो एज वी कैन सी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, इट इज़ नॉट गैप, इट इज़ नॉट क्वालिटी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट बेस, बिकॉज एजुकेशन फॉर्म्स द बेस ऑफ एनी सोसाइटी। इट इज़ अ वेरी ईजी एनालिसिस ऑफ द वर्ड। तो आप अपना ऑप्शन नंबर 3 टिक कर सकते हैं, विच इज़ योर राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पैसेज, एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। Now let's move on to the other example। हम अपना थर्ड एग्जाम्पल एनालाइज कर लेते हैं, विच इज अबाउट आर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से रिवर्स अप्रोच यूज करके पहले क्वेश्चन एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। Now this is a very typical and a very commonly asked inference based question। तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज चाहे आपसे पूछा जाए, या आपसे थीम पूछी जाए, या आपसे पैसेज की समरी पूछी जाए, या आपसे पैसेज का सेंट्रल पॉइंट पूछा जाए, ये सारे एक ही क्वेश्चंस होते हैं। दे ऑल ट्राई टू नो कि आपने पैसेज का क्या मतलब समझा है पूरा पढ़ने के बाद। तो प्लीज़ अंडरलाइन योर कीवर्ड्स विद मी, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। नाउ सिंस दिस इज अ इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और किसी भी पैसेज का सेंट्रल आइडिया बताने के लिए पैसेज की पूरी जानकारी होना, पैसेज को पूरी तरह से समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना ये किए हम नहीं समझ पाते हैं कि हम कैसे आंसर करें अपने ऑप्शंस में से सही आंसर को। तो इसलिए एक बार जल्दी से हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, एंड देन वी विल गो ऑन एंड रीड द सैम्पल लाइन्स ऑफ द पैसेज टू अंडरस्टैंड कि क्या सेंट्रल आइडिया है इन लाइन्स का। तो प्लीज़ रीड द ऑप्शंस नाउ। ऑप्शन नंबर 1, द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। ऑप्शन नंबर 2, द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर 3, हाउ फॉरेस्ट्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस, एंड ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। हम में से कोई भी अभी ये गेस नहीं कर सकता कि विच इज़ द राइट आंसर, बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द पैसेज। तो चलिए सेंट्रल आइडिया फाइंड आउट करने के लिए आप पैसेज को मेरे साथ रीड करिए, एंड देन हम समझेंगे कि कैसे सेंट्रल आइडिया को हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट लेट्स रीड ऑन।
Forest is the house to many living organisms. It is a precious resource provided by nature. The organisms living in forests are interdependent on each other. तीनों लाइंस पढ़ने के बाद हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि पैसेज इज टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट्स. यहाँ बार बार फॉरेस्ट्स के बारे में बात हो रही है, कैसे फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैसे फॉरेस्ट प्रेशियस है, अगेन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय द नेचर टू अस, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फॉरेस्ट में होते हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं. तो बेसिकली वो फॉरेस्ट के बारे में आपसे रिपीटेडली बात कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि आपके ऑप्शंस में आपको जो भी पूछा गया है उसमें पहले में दे आर आस्किंग यू कि is the central idea of the passage about animals, which you know is not true. Then they ask you, is the central idea of the passage about nature, which you know again is not true. Then you see the third option which says कि how forests are important to us, forests हमारे लिए कैसे important होते हैं. एंड डेफिनेटली यही आपका राइट आंसर है. आप इसको टिक कर सकते हैं विथ फुल कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने अच्छे से रीड किया है अपने पैसेज में कि द होल पैसेज इज टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट्स. तो स्टूडेंट्स यही हमारा सेंट्रल आइडिया भी होता है. जब हम किसी भी चीज़ को टॉप टू बॉटम पूरा पढ़ लेते हैं तो हमारे माइंड में जो एक सेंट्रल थीम रजिस्टर होती है उसके बारे में, वही उसका सेंट्रल आइडिया होता है कि हमें किस विषय के बारे में जानकारी मिली है. What topic have we learnt about, and that is the topic which the author is talking to us about also, and that is always our summary or the central idea of the passage. तो आई होप तीनों टाइप के क्वेश्चंस का एक एक एग्जाम्पल करने से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि हाउ टू सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस. थैंक यू.